अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ आ वालेकुम सलाम मैम। चलें, शुक्र है आवाज़ तो आ रही है। वेरी गुड। जी मैम आ रही है। चलें ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन शो हो रही है। जी मैम। हाँ जी। कल हम लोगों ने, मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ अभी, जो जो आगे जाएगा वो साथ साथ फिर एंटर होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और बहुत सख्त है। राइट, 1 मिनट सुमैया, ठहर जाओ। हाँ जी, कल से इंशाल्लाह आपकी एक तो क्लास मैं सुबह लूँगी, क्योंकि इस टाइम आप लोगों के जो भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सबके होते हैं, तो सुबह इंशाल्लाह 12 बजे क्लास होगी। और कल हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऐसे ही था, कोऑर्डिनेट्स का मैंने आपको बता दिया था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। उनके 4-5 कैरेक्टर्स हमने देखे थे जो बड़े ज़रूरी हैं। वो कौन कौन से थे कोऑर्डिनेट्स? एक आपके पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और दूसरा आपके पास फाइलम कोऑर्डिनेटा होता है। फाइलम कोऑर्डिनेटा के आगे से 3 सब फाइलम थे मैंने बताया, यूरो कोऑर्डिनेटा, सेफेलो कोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा, तीनों सब फाइलम थे। यूरो कोऑर्डिनेटा और सेफेलो कोऑर्डिनेटा जो है वो जरा छुपे छुपे से हैं, वो दे आर नॉट दैट प्रोमिनेंट या दे आर नॉट दैट डोमिनेंट। और जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, वो जितने भी मॉडर्न आपको वर्टिब्रेट्स नजर आते हैं, दे आर बिलोंग टू सब फाइलम वर्टिब्रेटा। कोऑर्डिनेट्स के करैक्टर देख लें। दे पोजेस नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मैंने आपको बताया था मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे नोटोकॉर्ड दिखा सकूँ, ये जो दो आपको चीजें नजर आ रही है ना, नीचे आपके पास न्यूरल ट्यूब है, ऊपर आपके पास नोटोकॉर्ड है। ये मैंने आपको बताया था कि एक जो है आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली वो किससे इवॉल्व हुई है? वो इन्वॉल्व हुई है न्यूरल ट्यूब से। और जो ऊपर वाली उसके ऊपर जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपके पास इवॉल्व हुआ है नोटोकॉर्ड से। तो नोटोकॉर्ड जो है वो टिश्यू कंटेनिंग सेल से मिलके बनी होती है, कुशन एब्जॉर्बर होती है, स्केलेटल सपोर्ट देती है। ये तमाम कॉर्डेट्स में आपको मिलेगी। लॉन्ग फ्लेक्सिबल रॉड बिटवीन गट एंड नर्व कॉर्ड, ये वो न्यूरल ट्यूब को कहा जा रहा है, या नर्व कॉर्ड भी आप न्यूरल ट्यूब को कह सकते हैं। ये नोटोकॉर्ड जो है लेंथ ऑफ एनिमल के, ये पूरे एनिमल की लेंथ, मतलब फ्रॉम इंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड टेल तक वहां पे आपको नोटोकॉर्ड नजर आएगी। इसी तरह से नर्व कॉर्ड, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स का मैंने आपको कल बताया था, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स क्या होती हैं। और मैंने उसमें आपको बताया था कि एम्फियोक्सिस में हमें सबसे ज्यादा गिल स्लिट्स मिलती हैं, और जैसे जैसे हम हायर एनिमल्स की तरफ जाते जाते हैं गिल स्लिट्स का नंबर कम होता जाता है। और पोस्ट चैनल टेल्स की बात हुई थी, और एक मैंने आपको थायराइड ग्लैंड का भी बताया था, जो यहाँ पर जिसका जिक्र नहीं है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये तमाम कैरेक्टर जो हैं ये बेसिकली आपके पास कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर्स हैं। कोऑर्डिनेट्स में फिर उसके बाद हमने उनको डिवाइड किया था 3 ग्रुप में। ये एक ग्रुप है यूरो कोऑर्डिनेटा, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है सेफेलो कोऑर्डिनेटा, और फिर हमारे पास अगला ग्रुप है वर्टिब्रेटा। सबसे पहले हम यूरोकॉर्ड डेटा को देखते हैं। यूरोकॉर्ड डेटा जो है वो सब फाइलम यूरोकॉर्ड डेट में आते हैं। इनका कॉमन नेम है ट्यूनिकेट्स, ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। यूरोकॉर्ड डेटा का कॉमन नेम है ट्यूनिकेट्स, और इनको ट्यूनिकेट्स, इनके ऊपर एक बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव, इसकी वजह से उसको ट्यूनिक कहते हैं, और उसकी वजह से इनको ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। ये सिसाइल होते हैं, मूव नहीं करते हैं एडल्ट के तौर पे। दिस इज अगेन अ कैरेक्टर। सिसाइल व्हेन दे आर एडल्ट। मेरीन है तो समंदर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं रहते, मेरीन सॉल्ट वाटर के लिए आप यूज करते हैं। उसके बाद है जी मोटाइल एज लार्वा। लार्वल स्टेज पे मूव करते हैं, जब एडल्ट स्टेज पे जाते हैं तो अपने आप को पत्थरों के साथ या किसी स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेते हैं। लार्वा पोजेस अ क्लियर नोटोकॉर्ड व्हिच इज लेस एविडेंट इन एडल्ट। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो कैरेक्टर है ये या तो उनकी किसी लार्वल स्टेज पर नजर आएंगे या एडल्ट स्टेज में नजर आएंगे, यानी ड्यूरिंग लाइफ स्पेन कहीं ना कहीं आपको अगर वो 5 कैरेक्टर नजर आते हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फ्रेंजियल गिल स्लिट, पोस्ट चैनल ट्रेल, और उसके साथ इनके। मैम के हाँ जी, लेक्चर आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रहे हैं।
और स्क्रीन भी शो हो रही है? जी मैम हो रही थी, अब नहीं हो रही। अच्छा रुको, मैं इसको दोबारा हम्म, चलें, अब हो रही है? जी मैम। जी मैम हो रही है। चलें, ठीक हो गया। यूरो कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे थे। यूरो कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया कि ये मोटाइल लार्वा होता है इनका, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये अपने आप को किसी स्टोन या किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेते हैं। लार्वा पोजेस अ क्लियर नोटोकॉर्ड। फिल्टर फीडिंग इनके अंदर होती है और साइफोन के थ्रू, साइफोन एक ओपनिंग होती है, ये देख रहे हो, ये एक दो साइफोन्स हैं, इसमें एक से पानी अंदर जाता है, दूसरे से बाहर निकलता है। इसी दौरान जो पार्टिकल अंदर जाते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं और वाटर बाद में बाहर आ जाता है। गैसियस एक्सचेंज भी इधर के थ्रू ही हो रही है। ये नीचे आपको गिल स्लिट्स नजर आ रही हैं। इस तरह से जो ये एनिमल है इसके अंदर अडॉप्टेशन होती है। दिस इज फ्रॉम यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेटा इज अगेन अ सब फाइलम। यूरोकॉर्डेटा का कॉमन नाम है ट्यूनिकेट्स। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसका नाम ट्यूनिक होता है। इनका लार्वा जो है वो मोटाइल होता है, अडल्ट स्टेज में ये सिसाइल होते हैं। लार्वा पोजेस नोटोकॉर्ड। फिल्टर फीडिंग इनके अंदर होती है और साइफोन प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ये कैरेक्टर डाल लेते हो, इट इज मोर देन इनफ। जी मैं भी आपने हाथ क्यों उठाया? खैरियत? एनी क्वेश्चन? मैम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, उसके बाद आता है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। अब इसमें आपने जो पॉइंट याद रखना है, ये सिफेलोन से याद रखना है। सिफेलोन। सिफेलोन का मतलब होता है हेड, ठीक है, हेड। तो सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब है कि इनके अंदर हेड प्रेजेंट है, ये देख रहे हो, इसके अंदर हेड डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर। दीज आर गिल स्लिट्स। दिस इज हेड रीजन जहाँ पर हेड डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको ब्रेन की इनिशियल डेवलपमेंट नजर आती है। बड़े बड़े से गेंगलियन इधर हमें नजर आते हैं। वेल डेवलप ब्रेन या ब्रेन का आप कह लो स्टार्ट हुआ था बनना। तो दैट इज सेफेलोकॉर्डेटा। हेड जिनके अंदर प्रेजेंट है, पीछे आपने देखा था यूरोकॉर्डेटा में देयर वाज नो हेड। इनका कॉमन नाम है लेंसिट्स। नीडल लाइक होती हैं ये, लेंसिट्स इनको कहते हैं। दे हैव अ फीचर ऑफ एन आइडियल कोऑर्डिनेट। इनके अंदर वो तमाम कैरेक्टर्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको जूम करूं, ये जूम भी नहीं होगा, पता नहीं। ये क्या हुआ? अच्छा, अगर हम इनको मैम ये मिल सकती हैं? क्या हुआ है? ये स्लाइड्स मिल जाएंगी? जी मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। अच्छा, अब आइडियल कोऑर्डिनेट के तमाम कैरेक्टर इनमें हैं। इनके अंदर भी फिल्टर फीडिंग माउथ के जरिए हो रही है। स्टैंड में रहते हैं। एम्फियोक्सिस मैंने आपको बताया था, और ये एम्फियोक्सिस की गिल स्लिट्स। एम्फियोक्सिस आइडियल एग्जांपल है हमारे पास इसकी। और इसमें आपके पास नोटोकॉर्ड भी है, इसमें आपके पास न्यूरल ट्यूब भी है, इसमें आपके पास कॉडल फिन है, डोर्सल फिन है, क्योंकि ये स्विम करता है, पानी में रहता है। और आर्ट्रियम, आर्ट्रियम आप इसका आर्ट्रियम क्या है, ये जो इसकी कैविटी है इसको हम आर्ट्रियम बोलते हैं। पीछे ये जो पूरी कैविटी थी इसको मार्टियम बोलते थे, और ये इसके सिफोन्स थे। इसी तरह इसकी जो कैविटी है उसको मार्टियम बोलते हैं। जिस पोर के थ्रू इसके अंदर मूवमेंट होगी, वाटर का आना जाना होगा, उसको मार्टियल पोर बोलते हैं। इसके अंदर आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है जहाँ से आपके पास पानी बाहर निकल रहा है, ये इसका गट रीजन है, जहाँ से इसकी फूड फिर जो है वो फूड एब्जॉर्ब होती है। इसके अंदर भी फिल्टर फीडिंग, पानी अंदर आता है, गिल स्लिट्स के ऊपर से गुजरता है, गिल स्लिट्स उसमें से फिल्टर करती हैं चीज़ों को, एंड देन अगेन पानी बाहर चले जाता है। और उसी दौरान गिल स्लिट्स से फिल्टर फीडिंग के दौरान फूड जो है वो गट में चली जाती है, और जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फॉर द गैसियस पर्पस। तो ये दूसरा ग्रुप है सिफेलोकॉर्डेट्स का। इसमें याद रखने वाली चीज़ है, हेड डेवलपमेंट इसमें स्टार्ट हुई थी। कॉमन नेम है लेंसेट्स इनका, पानी ले आओ। फिल्टर फीडिंग है इनके अंदर भी। इसी तरह से यूरोकॉर्डेट्स का कॉमन नेम है ट्यूनिकेट्स, उनके अंदर भी फिल्टर फीडिंग है, उनके पास सिफोन्स मौजूद हैं। इसी तरह से अब हम आते हैं मेन सब फाइलम की तरफ, जो कि हमारे पास कौन सा है? वर्टिब्रेटा, तीसरा फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। इनके अंदर आपके पास
क्लासेस जो हैं वो 7 हैं। 4 जो इसमें से जो है वो सर्वाइविंग कर रही हैं अभी तक, और 3 इनकी जो क्लासेस हैं वो फिशेस की हैं। टेट्रापोड्स जिनके 4 पाँव होते हैं, 4 फीटेड एनिमल। टेट्रापोड में हमारे पास आते हैं एम्फीबियंस, 4 टांगों वाले एनिमल्स। इसमें आते हैं हमारे पास रिप्टाइल्स, इसमें आते हैं हमारे पास बर्ड्स, और इसमें हमारे पास आते हैं मैमल्स टेट्रापोड के अंदर। ये क्लासेस हैं, सारी क्लासेस हैं। क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास बर्ड्स या एविस इनको हम कहते हैं, क्लास मैमल्स। और इसी तरह से हमारे पास आती हैं फिशेस। फिशेस में 3 हमारे पास क्लासेस आती हैं। इनको हम बेसिकली डिवाइड करते हैं एग्नेथन्स और ग्नेथोस्टोम्स में। ये आप चीज़ें लिख लें, मेरे ख्याल में ये आगे मेंशन पता नहीं है कि नहीं है। एग्नेथोस्टोम्स और ग्नेथोस्टोम 2 फिशेस की बड़ी क्लासिफिकेशन है। एग्नेथोस्टोम्स ऐसी फिशेस होती हैं जिनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होती। पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब है जिनमें फिन्स नहीं होते, ठीक है। और ग्नेथोस मैम थोड़ा सा और इसका बोलना, लिख रहे हैं अच्छा 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 वो समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा स्लो बोलें। अच्छा। मैं ना ये मैम प्रेजेंट मतलब आपकी स्पीड बहुत तेज है ना। मैं क्या करूँ ना, इतना ज्यादा है ना, ये देखो कैसे समझाऊं मैं। अच्छा चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट्स में ना जो मेन चीज थी वो है सब फाइलम वर्टिब्रेट, ठीक है। अब आपने इसको पहले जब डिवाइड करना है ना, आपने इसको ऐसे डिवाइड करना है, एक सेकेंड, आपने इसको डिवाइड करना है। इनकी क्लासिफिकेशन पे भी आप नहीं जाओगे, हम इनको ऐसे डिवाइड करेंगे। एक इसमें आएगी फिश, दूसरे इसमें आएंगे एम्फीबियंस, तीसरे इसमें आएंगे रिप्टाइल्स, चौथे इसमें आएंगे बर्ड्स, पांचवें इसमें आएंगे मैमल्स। मैमल्स, ठीक है। रिप्टाइल, फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। यहाँ पे उन्होंने 7 क्लासेस का जिक्र किया। अब फिशेस के अंदर से 3 क्लासेस हैं और बाकी यही 4 क्लासेस हैं, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। तो टोटल ये 7 हो जाएंगी। इनको हम एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को टेट्रापोड कहते हैं, जिनके 4 फोर या 4 लेग्स या 4 फीटेड एनिमल्स, इनको हम जो है वो टेट्रापोड्स कहते हैं। और हमारे पास एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स सारे जो हैं वो टेट्रापोड्स हैं। फिशेज हमारे पास जो हैं वो वाटर लिविंग है, इक्वेटिक हैं। उनमें यहाँ पर वो उन्होंने जो 3 क्लासेस लिखी हैं, मैं जब फिश को डिवाइड करूंगी मैं कहूंगी कि बेसिकली हमारे पास जो फिश है, ये देखें आपको ऊपर नजर आ रहा है क्लास एग्नेथन, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? एग्नेथा आ रहा है नजर? जी एग्नेथा, मैम। ये एक जो ग्रुप है इनको हम कहते हैं जॉलेस फिश। आ रहा है मैम। जॉलेस फिश, यस मैम। दे लैक पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब है फिन्स। इनके अंदर ना पेक्टोरल फिन्स है ना पेल्विक फिन्स हैं। दे आर जॉलेस फिशेस, जॉज नहीं है इनके अंदर। दे हैव नो बोनी स्केलेटन, दे लैक जॉज। और इनकी एग्जांपल आती है लैम्प्रे, ठीक है। लैम्प्रेज इनके अंदर आ जाती हैं। एग्नेथोस्टोम्स ये प्रिमिटिव फिशेज हैं। हैग फिश का कल मैंने जिक्र किया था, और लैम्प्रे। हैग फिश की एग्जांपल हमारे पास आती है मिग्जनी, क्लास मिग्जनी जो है उसके अंदर हैग फिशेज आती हैं। और लैम्प्रे जो क्लास में आती है उसका नाम है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये आप नोट डाउन कर लें बेशक। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है। हाँ जी। यहाँ पर जो आपके पास ये लैम्प्रे है, ये जिस क्लास से बिलोंग करती है उसका नाम है सिफेलोडेस्मॉर्फी। सिफेलोडेस्मॉर्फी। और आपके पास जो हैग फिशेज जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उनका नाम है मिग्जिनी, ठीक है। ये दो जो है ये दोनों एक नेथोस्टोम के अंदर आती हैं। एक नेथोस्टोम की सब डिवीजन है। समझ आ गई बात? एक नेथोस्टोम में आपके पास सिफेलोडेस्मॉर्फी आती है और आपके पास मिग्जनी आती है। मिग्जनी की एग्जांपल है हैगफिश
और सेफेलोडेस्मोर्फी की एग्जांपल है लैम्प्रेस। ठीक है, जी मैम। एक ने तो स्टॉर्म के करेक्टर में रिपीट कर रही हूँ, दे लैक जॉज, इनके अंदर जॉज नहीं है। दे लैक पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस से मुराद फिन्स है, ठीक है, पेक्टोरल पेल्विक फिन्स कोई भी नहीं है। नंबर 3, दे हैव नो बोनी स्केलेटन। अगर इनके पास बोनी स्केलेटन नहीं है, इनका मतलब है इनके पास ओपरक्यूलम भी नहीं है। ओपरक्यूलम का आपको पता है वो गिल जो स्ट्रक्चर होता है जो गिल को कवर करता है उसको हम ओपरक्यूलम कहते हैं। तो इनके पास ओपरक्यूलम भी नहीं है। और ये ज्यादातर जो हैग फिशेज हैं, हैग फिशेज जो हैं ये बड़ी मछलियों का जब वो खाना खा लेती हैं तो वो जो मुर्दार बचता है उसको खाती हैं या मछलियों को प्रे करती हैं, मछलियों के अंदर जाके रहना शुरू कर देती हैं। हैग फिशेज यानी ये भी पैरासाइट्स हैं। लेम्प्रे भी पैरासाइट्स हैं। लेम्प्रे जो हैं वो सकर्स उनके माउथ के आगे लगे होते हैं बड़े बड़े से, और उससे वो ब्लड को सक करती हैं। और एक और बात जो बताने वाली है वो ये है कि लेम्प्रेज जो हैं दे आर माइग्रेटरी फिशेज। ये फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में माइग्रेट करती हैं, ब्रीडिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाती हैं और बाद में वापस ये मरीन वाटर में आ जाती हैं। समझ आ गई बात? समझ आ गई? जी मैम जी आ मैम आ गई। अब स्पीड ठीक है? जी मैम अब ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये लैम्प्रे की आपको ये उसका सकर माउथ नजर आ गया है, ये उसकी स्केलेटन सारा स्केलोडेस्मोर्फी का नजर आ गया, ये हैग फिशेज हो गई। इसके बाद आती हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। पहले कौन सी थी? क्लास ए गनेथन्स। अब याद आपने ये रखना है कि कॉन्ड्रिक्थीज जो है ये होती हैं गनेथोस। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ जी, अब ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस मैम। अच्छा, ये जो अब पीछे जो हमने देखी थी वो थी एगनेथोस्टोम्स। अब जो हम दो क्लासेस देखेंगे वो दोनों होंगी गनेथोस्टोम्स। TOMES आ गया है गनेथोस्टोम्स। गनेथोस्टोम में जॉज भी होंगे और पेयर्ड अपेंडेजेस भी होंगे, यानी फिन्स भी होंगे, जॉज भी होंगे और इनके अंदर स्केलेटन भी होगा। फर्क क्या होगा कि कॉन्ड्रिक थीस का स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजनस है और नेक्स्ट जो हम ग्रुप देखेंगे ऑस्टिक थीस, उनका स्केलेटन जो है वो बोनी है। समझ आई बात? कॉन्ड्रिक थीस का स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजनस है और नेक्स्ट ग्रुप में आप ऑस्टिक थीस का देखोगे उनका स्केलेटन बोनी है। ये दोनों ही गनेथोस्टोम्स के अंदर आती हैं। गनेथोस्टोम्स में जॉज भी होंगे, पेयर्ड अपेंडिसेस भी होंगी, स्केलेटन भी होगा। गनेथोस्टोम्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो दो क्लासेस में जाएंगे, क्लास कॉन्ड्रिक्थीज और क्लास ऑस्ट्रिक्थीज। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज आर कार्टिलेजनस फिशेस, क्लास ऑस्ट्रिक्थीज आर बोनी फिशेस। समझ आई बात? कॉन्ड्रिक्थीज बोनी फिशेस से ऑपोजिट। मैम ये जो गनेथन्स और ए गनेथन्स है ये क्या है? ये क्लास है या फाइलम है? नहीं नहीं ये नहीं ना, ए गनेथन्स और ना गनेथोस्टोम्स जो ना है। ये क्लास है ना ये फाइलम है। बेसिकली इट इज अ प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। मतलब पहले हम इनको ऐसे क्लासिफाई करते थे, ठीक है। मतलब हमने अपनी आसानी के लिए इनको पहले ऐसे क्लासिफाई किया था कि जिनके अंदर पेड एडवांटेजेस हैं और जिनके अंदर नहीं है, ठीक है। क्लास नहीं है ये। ए गनेथा को हम क्लास, उन्होंने क्लास लिखा हुआ था लेकिन असल में जो ए गनेथोस्टोम है इट इज अ डिवीजन जिसके अंदर दो क्लासेस हैं, क्लास मिक्सनी और क्लास सेफेलोडेस्मोर्फी, ठीक है। बेसिकली जी आप मैम। ये कह लो कि हम इनके करेक्टर्स को समझने के लिए जैसे हम आसानी के लिए डिवाइड करते हैं उसी तरह से हमने इनको डिवाइड किया गनेथोस्टोम में। और एक गनेथोस्टोम में मिलर हार्ले को जब आप फॉलो करते हो तो वो ये कहते हैं कि प्रिमिटिव फिशेज आर एगनेथन्स। एगनेथन में फिर वो उन दो क्लासेस को डिस्कस करते हैं, देन दे कम टुवर्ड्स मॉडर्न फिशेज जिनको वो गनेथोस्टोम्स में लेके आते हैं और उसमें फिर वो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
कॉन्ड्रिक थीस में जी मैम। शार्क, स्टेक्स और रेज आ जाती हैं। शार्क जिस क्लास से स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही है। हाँ जी, शार्क जिस बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी शार्क जिस सब क्लास से बिलोंग करती है, उसका नाम है एलेस्मोब्रेंकाई। ELASMOBRANCHI, एलेस्मोब्रेंकाई। ठीक है। स्टेक्स और रेज भी एलेस्मोब्रेंकाई से बिलोंग करती हैं। इनके साथ एक और ग्रुप होता है जिसका नाम होता है होलोसिफेलाई। नजर आ रहा है सबको? जी मैम। होलोसिफेलाई। एक है एलेस्मोब्रेंकाई ग्रुप, एक है होलोसिफेलाई। अब जो एलेस्मोब्रेंकाई है, एक सेकेंड, इन तीनों का जो ग्रुप है उसका नाम है एलेस्मोब्रेंकाई। ये इसकी आगे से क्लास सब डिवीजन है क्लास कॉन्डिक्थीस की। एक एलेस्मोब्रेंकाई इसमें आती है और दूसरी इसमें आती है होलोसिफेलाई। ये डिवीजन याद रखो, ये वो पेपर में पूछ सकता है। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि प्योर बायोलॉजी, ये प्योर जोलॉजी की चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैं आपको इसे डिटेल में नहीं करा रही, लेकिन ऊपर ऊपर से कुछ चीज़ें तो करना ज़रूरी है। ठीक है। होलोसिफेलाई और लेस्मोब्रेंकाई दोनों इसकी सब क्लासेज हैं। होलोसिफेलाई की एग्जांपल है रेड फिश, एग्जांपल याद रखनी है। रेड फिश का दूसरा नाम है काइमीरा, काइमीरा। और दूसरी एलेस्मोब्रेंकाई में आपके पास शार्क, स्टेक्स और रेज आ जाती हैं। इनका स्केलेटन कार्टिलेजनस है, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, इनके पास सेंसेस हैं, इनके पास लेटरल लाइन सिस्टम है। अब ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ना, ये अगर फिश है ना, फिश की पूरी बॉडी के अलोंग जो है ना, यहाँ पर न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है। वो जो है वो क्या डिटेक्ट करता है? वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, वो सबस्ट्रेट की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, वो सबस्ट्रेट के अंदर मोशन को डिटेक्ट करता है। कोई प्रीडेटर आ रहा है उसको डिटेक्ट कर लेता है दूर से, मतलब पानी के अंदर वो बेसिकली तो वो वाइब्रेशन को ही सेंस करने का एक सिस्टम मौजूद है, जो फिशेस के अंदर भी होता है, जो एम्फीबियंस के अंदर भी होता है। कहा जाता है जी जल्जला आना हो तो शाम को पहले पता चल जाता है। बेसिकली वो यही है कि वो अर्थ की वाइब्रेशन को जो है वो रीड कर सकते हैं। स्नेक्स भी, रिप्टाइल्स भी, एम्फीबियंस भी और फिशेस भी। और किस सिस्टम के थ्रू रीड करते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लेटरल लाइन सिस्टम। ये फिशेस में भी है, ये एम्फीबियंस में भी है, ये रिप्टाइल्स में भी। समझ आ गई बात? समझ आ गई? जी। नेक्स्ट आप जाओगे कॉन्ड्रिक्थीज में, तो ये आपको इनके यस जी मैम। मैम। ये आपको इनके पेयर्ड अपेंडेजेस नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं नजर? ठीक है। दीज आर पेयर्ड अपेंडेजेस, जिनको मैंने फिन्स कहा। अच्छा जी, शार्क की ना एक कुछ और दो चार बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। शार्क के अंदर जो टीथ होते हैं ना, वो उसके टीथ जो हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, यानी शार्क के अंदर लेयर्स की फॉर्म में टीथ होते हैं, और वो जो है डर्मल ओरिजिन के होते हैं टीथ। उसके स्केल्स भी डर्मल ओरिजिन के होते हैं, एपिडर्मल ओरिजिन के स्केल्स नहीं होते शार्क के। डर्मल ओरिजिन जो स्किन की लेयर्स है ना, एपिडर्मिस और डर्मिस, तो शार्क के जो स्केल्स हैं वो डर्मल स्केल्स हैं। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स नहीं है, ये याद रखनी है बात। दूसरी ये बात याद रखनी है, शार्क के टीथ जो है वो रिप्लेसेबल होते हैं। रिप्लेसेबल का मतलब ये है कि लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। एक लेयर मौजूद होती है, उसके पीछे नई लेयर आ रही होती है, तो वो शेडिंग होती है उसकी, पीरियोडिक शेडिंग। कुछ अर्से बाद पहली लेयर गिर जाती है और दूसरी लेयर सामने आ जाती है, फिर दूसरी लेयर के पीछे एक नई लेयर। हाँ जी, रेस और स्टेक्स जो पीछे आपने देखी थी, यहाँ पर ये वाली रे और स्टेक्स, इनके अंदर जो बात याद रखने वाली वो ये है कि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फिशेज हैं उनको हम रेज और स्टेक्स में लेके आते हैं। इनका जो कॉर्डल फिन होता है वो बहुत बड़ा होता है, खास तौर पर अडॉप्ट हुआ होता है ये इनका कॉर्डल फिन। और इस तरह से इनको ऐसे लगता है कि जैसे पानी में जो है फ्लाई शिकारी, फी फेदर की तरह का ये होता है फिन, इनका कॉर्डल फिन रेस का।
दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो शार्क है ये बेसिकली ज़्यादातर जो है ये प्रीडेटरी होती हैं, और सबसे बड़ी जो शार्क है उसका साइज आपके पास 100 मीटर तक भी जा सकता है। सबसे बड़ी जो वेल है, वेल इज अ मेमल, उसका नाम है वेल शार्क। मैंने शायद आपकी क्लास में एक दफा ये बात डिस्कस की थी, वो मेमल है, वेल शार्क इज अ मेमल। ठीक है, आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। अच्छा, और उसके साथ साथ एक और बात जो मैंने आपको बतानी है, लेट मी जस्ट चेक इट आउट कि मैं ठीक हूँ इस बारे में कि नहीं। लार्जेस्ट जो शार्क है ना उसका नाम, लार्जेस्ट, हाँ जी सॉरी मैं गलत हो गई। जो लार्जेस्ट शार्क है, हाँ जी, इसका नाम है ग्रेट वाइट शार्क। ठीक है, ग्रेट वाइट शार्क जो है वो लार्जेस्ट शार्क है आपके पास। और उसके अलावा आपके पास जो शार्क है बेसिकली ये किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? दीज बिलोंग्स टू एलेस्मोब्रेंकाई। ठीक है, और उसके बाद अगर आप आगे जाते हो क्लास ऑस्टिक में, तो ये मैंने आपको बताया ये बोनी फिशेज हैं, इनका स्केलेटन बोनी है। अगर इनका स्केलेटन बोनी है तो उनके अंदर ओपर्क्यूलम भी प्रेजेंट होगा। ओपर्क्यूलम क्या है जी? गिल कवरिंग। गिल्स कौन थे जो फिशेज में ब्रीदिंग के लिए यूज होते हैं? ये है ओपर्क्यूलम, यहाँ पर ये है ओपर्क्यूलम, ये है ओपर्क्यूलम, ये है ओपर्क्यूलम। तो ओपर्क्यूलम आपके पास सारी बोनी फिशेज में होगा, ऑस्टिक थीस के अंदर होगा। उसके बाद इनके अंदर एक स्विम ब्लैडर होगा जो कि पीछे नहीं था। स्विम ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है? स्विम ब्लैडर का फंक्शन होता है बायोन्सी रेगुलेशन में, उसकी पानी के अंदर पोजीशनिंग बायोन्सी रेगुलेशन में उसको मदद करता है। ये आपने बस इसी तरह से याद रखना है कि बायोन्सी रेगुलेशन में स्विम ब्लैडर इंपॉर्टेंट है। स्विम ब्लैडर ना कॉन्डिक थीज में है, स्विम ब्लैडर एक नेथन में भी नहीं है। स्विम ब्लैडर आपको सिर्फ ऑस्टिक थीज में मिलता है। इसके अलावा ओपर्क्यूलम जो है बोनी फ्लैप जो कि किसको कवर कर रहा है? गिल्स को, वो भी आपको सिर्फ बोनी फिशेज में मिलता है। उसके साथ इनके अंदर पेयर फिन्स होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। ये सारी चीजें आपने इधर याद करनी। ठीक हो गया? सीरत, सीरत मुझे पानी ला दो, जल्दी कर लो पूरा ग्लास। हाँ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम एक क्वेश्चन है मैंने पूछना था। जी पूछो पूछो। मैम आपने बताया जो है वो मतलब जो मुर्दार हैं उन्हें खाती है, तो फिर मैम वो लेम्प्रे नहीं, पैरासाइट के साथ साथ लेम्प्रे स्कैवेंजर्स नहीं, में भी लेम्प्रे नहीं नहीं, आएगी? लेम्प्रे नहीं खाती, मिक्सन ही खाती है। जो साथ हैग फिशेस थी ना वो हैग मुर्दार फिश। खाती है। लेम्प्ले जो है वो, वो फिर स्कैवेंजर्स की क्लासेस में भी आएंगी? हाँ वो स्कैवेंजर्स हैं, लेकिन जो लेम्प्रे है ना वो ब्लड को सक करती है, ब्लड सकिंग फिश। ठीक। कोई और क्वेश्चन? मैम ये लैम्प्रेज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है ना वाटर में? लैम्प्रेस इसके बारे में मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तो मैम डिस्कवरी में, मैम डिस्कवरी पे दिखाते थे कि मतलब ये पता नहीं कुछ डिस्टेंस बताते हैं कितने तक इनका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें अगर कोई बंदा भी एंटर होता है तो मतलब उसकी डेथ हो जाती थी। अच्छा ये बात मुझे नहीं पता थी, मैंने अभी इसको देख लेती हूँ। लेकिन ज्यादातर जो होता है ना वो रेज और जो स्ट्रेक्स है ना वो तो पक्का है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। जी मैम।
ठीक है? जी मैम। चलें, यहाँ तक आज के लिए काफी है। मैम अगर टाइम है तो आप आगे थोड़ा सा पढ़ा दें बेशक। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं पढ़ाती हूँ। मैम वो जीके वाला भी तो करना था ना। हाँ वैसे वो ना कर लिया ना। जी मैम इसको इतना ही रहने दें, ये इतना ही एब्जॉर्ब हो जी जाएगा मैम अगला वो कर टाइम। लेते हैं। चलें मैम ये शेयर भी कर दीजिएगा नोट्स। चलें ठीक है मैं। मैम वैसे मेरी सिस्टर पता है क्या कह रही थी, हाँ उन्होंने भी पीपीएससी दिया ना, तो कहती हैं कि इनके जो जनरल नॉलेज होता है ये हम जितना करें ना ये उतना ही कम है, क्योंकि जनरल नॉलेज अब कोई पता नहीं होता कहाँ से वो उठा के दे देते हैं। कभी कभी वो बिल्कुल कॉमन सी चीज पूछ लेते हैं, कभी कभी वो ऐसे पूछ लेते हैं जो हमने कभी सुनी भी ना हो, मतलब हमने तैयारी नहीं की भी होती। तो उस पे ज्यादा टाइम लगाने से बेहतर होता है कि अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा आप तैयार कर लो। कि अगर आप जनरल नॉलेज में से 5-7 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देना, बाकी अगर आपको बिल्कुल नहीं आते आप उनको छोड़ भी दें, लेकिन आपका सब्जेक्ट इतना पक्का हो कि आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तो फिर भी आपका जो है वो अच्छा तैयार हो, मतलब टेस्ट अच्छा हो जाता है। कहती है मैंने खुद जो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ मैंने 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बाकी मैंने छोड़ दिए थे। और वो कहती है कुछ बीच में ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, मतलब मुहावरे आ जाते हैं, कुछ जो हाँ उर्दू किस्में होते हैं जो हमें आते होते हाँ हैं, जो हाँ सिंपल से होते हैं बिल्कुल। तो वो कहती है कि उन पे बहुत ज्यादा टाइम से बेहतर है कि आप अपने सब्जेक्ट जो है ना उस पर बहुत अच्छा तैयार कर लो, और जनरल नॉलेज क्योंकि वो तो कहीं से भी आ सकता है ना, वो हम क्या कुछ तैयार करें। तो बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। ऐसे ही होता है, जीके जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। मैंने कल भी यही बताया था कि उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर नॉर्मली सिर्फ यूज ऑफ प्रेपोजिशन ही वो पूछ लेते हैं कि इस पे कौन सा करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन क्या है। इसी तरह से वो आपके पास इंग्लिश में प्रेपोजिशन है, उर्दू में कोई शेर पूछ लेते हैं कि इसका अगला मिसरा क्या है, या मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, कौन से शायर का ये तखल्लुस क्या है, वो तखल्लुस की अलामत क्या है, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। मेरा जो जीके का मकसद था वो सिर्फ ये था कि जितनी थोड़ी बहुत जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आप लोग देख लो, बाकी जीके को हम सिर्फ क्लास में 5 से 10 मिनट दिया करेंगे, इससे ज़्यादा कोई भी उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना? वो सिर्फ हमने जो है जनरल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत देखी। ठीक हो गया? जी जी मैम वो तो जी मैम। चलें अच्छा, एक तो आपने जो है कंट्री वाइज याद रखना है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस मुल्क की है। जी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस मुल्क की है वैसे? चाइना। हाँ दूसरे नंबर पे? चाइना। चाइना। दूसरे नंबर पे? भारत। इंडिया। इंडिया इंडिया है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। तीसरे नंबर पे? पहले नंबर पे है जी चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे आपके पास इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पे आपके पास पाकिस्तान। हाँ जी मैम मैम थर्ड नंबर तीसरे वाला नंबर पे जरा कौन है? रिपीट कर दें। यूएसए 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 फोर्थ कौन था? इंडोनेशिया फोर्थ इंडोनेशिया इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पे पाकिस्तान। यही तक आपको करने की जरूरत है कि पाकिस्तान से ऊपर ऊपर तक, उससे नीचे तो नहीं आएगा। मतलब आप ये कह लो कि पाकिस्तान इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री। यस मैम आफ्टर इंडोनेशिया। हाँ जी, इंडोनेशिया इज फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री। और ओवरऑल जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस है वो चाइना है, उसके बाद आपके पास इंडिया है, उसके बाद आपके पास अमेरिका है, देन आपके पास कौन है जी, इंडोनेशिया, और फिर आपके पास पाकिस्तान। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, जकार्ता। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन, वाशिंगटन यस। चलिए अब उसके बाद हमारे पास चीज़ें जो आती हैं वो हैं होलिएस्ट प्लेस मुस्लिम्स की जो है वो खाना काबा है, सेकंड होलिएस्ट प्लेस जो है वो मस्जिद नबवी है, लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय मैम इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता, जकार्ता, जका- जकार्ता। जी
लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया जो है वो काजिकिस्तान है, बाय पॉपुलेशन इंडोनेशिया है, बाय एरिया काजिकिस्तान है। ठीक है, ठीक हो गया। जी मैम। There जी are मैम 27 Islamic countries in Asia, 23 Islamic countries in Africa, and 5 Islamic countries in Europe. Okay. 23 Islamic countries in Africa, 27 Islamic countries in Asia, and 5 Islamic countries in Europe. इस्लामिक वर्ल्ड की हाईएस्ट जो पीक है वो K2 है जो कि पाकिस्तान में है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है जो कि इजिप्ट में है। ये जो हाईएस्ट बिल्डिंग है वो बुर्ज दुबई है। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में। ठीक है, लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो तुर्की में है, उसका नाम है इजमित, IZMET, टर्की में है। लॉन्गेस्ट ब्रिज उसका नाम है इजमित, और टर्की आपको पता है आधा यूरोप में आधा एशिया में। लॉन्गेस्ट शिप कैनाल उस दिन भी मैंने आपको बताया था, स्विस कैनाल जो इजिप्ट में है, जो मैन मेड कैनाल है, दैट इज लॉन्गेस्ट कैनाल। फर्स्ट न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान है कब बना था जी? 25 मई 1998, यौम तकबीर जिसको हम कहते हैं। लार्जेस्ट आर्मी पाकिस्तान की है। लार्जेस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम OIC है। उसके बाद आपके पास आ जाती है लोएस्ट प्लेस जो है सबसे नीचे सतह समंदर के हवाले से, वो इंडोनेशिया है। स्मॉलेस्ट कंट्री इस्लामिक बाय एरिया जो है वो मालदीव्स है। स्मॉलेस्ट कंट्री इस्लामिक बाय पॉपुलेशन भी मालदीव्स है। मालदीव जो आपको नीचे नजर आती है एशिया में। लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो मस्जिदुल हराम है सऊदी अरेबिया में। लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है वो रियाद सऊदी अरेबिया में है। लार्जेस्ट पैलेस जो है वो ब्रुनाई का शाही महल है, ब्रुनाई का। ठीक है, और इसी तरह से ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है कोसरेश यूनिवर्सिटी है, कोसरेश। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जी मैम। जी मैम आ रही है। मैम आपने जो ये पिक्चर शेयर की थी ना, इसमें ये जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन वाली वो जो थोड़ा सा एक पेज था, उसकी पिक्चर ना बिल्कुल ब्लर थी। अच्छा, मैं वो उसको एक दफा दोबारा सेंड कर दीजिएगा। दोबारा भेज देती हूँ, कोई मसला नहीं, मैं उसको दोबारा भेज दूंगी। अच्छा, उसके बाद आपने OIC को देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है वो OIC उसमें आती है। OIC हमारे पास सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम्स। इसके 57 मेंबर्स हैं टोटल। OIC के 57 कंट्री मेंबर्स हैं। और उसके साथ OIC जो है वो बनी कब थी? वो बनी थी रबात मोरक्को में 25 सितंबर 1969। रबात मोरक्को का कैपिटल है, मराकिश जिसको आप कहते हैं।